रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया। रेडियो जामिया सुनने वालों को शकील अख्तर का आदाब कबूल दोस्तों। आज हम एक नए एक्सपर्ट के साथ स्टूडियो में हाजिर हैं और एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया है। इतना मुतासिर किया है कि हमारा रहन सहन, उठना बैठना, सोचना, सब पर इसके असरअंदाज होने के सबूत मिलते हैं। और ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है, इल्म का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसने टेक्नोलॉजी को अपनाया ना हो या टेक्नोलॉजी के ज़रिए नए नए काम ना किए हों। रिसर्च में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। निसाब तैयार हो रही है तालीम की, तो निसाब में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो बाकायदा एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का शोबा कायम हो गया है और हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से या ई एजुकेशन के हवाले से एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। ई एजुकेशन नाम है इसका, जिसमें हम ई एजुकेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में कि गवर्नमेंट ने अभी जो हमारी नई तालीमी पॉलिसी बनाई है उसके खदोखाल क्या हैं, उसके नुमाया खसूसियात क्या हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने शोबे तालीमात यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरम खान को ज़हमत दी है। आज वो तशरीफ़ लाई हैं स्टूडियो के अंदर। वो आपको नई तालीमी पॉलिसी की तफसीलात बताएंगी और उसके खदोखाल, उसके फ़ायदे बताएंगी ताकि हम आप जान सकें कि ये नई तालीमी पॉलिसी क्या है और इस तालीमी पॉलिसी के आइंदा या मुस्तकबिल में क्या असरात नुमाया होंगे। जी, आप इरशाद फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, और मैं खैर मकदम करती हूँ सभी सुनने वालों का, सभी ऑडियंस का जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस नई सीरीज़ में हम लोग टेक्नोलॉजी और उसके बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनके ऊपर बात करेंगे। और जैसे कि अभी शकील साहब ने जो आज का मजमून है उसको डिस्क्लोज़ किया है कि हम आज बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन, यानी कि तकनीक का इस्तेमाल और उसको किस तरह से जोड़ा जा सकता है एजुकेशन के साथ। उसके ऊपर आज का जो पूरा ये टॉक है वो बेस रहेगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन के ऊपर, जैसा कि NEP 2020 ने एडवाइस किया है। अब जब मैं ये बात शुरू कर रही हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि अगर हम तकनीक के और कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तकनीकी और कम्युनिकेशन के हवाले से बात करते हैं, तो इंडिया इस वक्त एक ग्लोबल लीडर के तौर पे आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में जो तकनीकी डेवलपमेंट है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कटिंग एज डोमेन्स जिन्हें कहते हैं हम, उस तरह की जो तकनीक है उसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। और इन चीज़ों का अगर हम शुरुआती इस्तेमाल देखें तो हमने डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2015 में शुरू हुआ था, उस वक्त हमने डिजिटल इंडिया कैंपेन से इस बात की अहमियत को समझते हुए ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जो कि एजुकेशन को, यानी कि तालीम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दे और इसको हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें। जो टेक्नोलॉजी है उसके जो बेस्ट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से एजुकेशन के साथ जोड़ करके हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं। हिंदुस्तान के हर वो बच्चे तक पहुंचना ये पहला एम होना चाहिए, क्योंकि गांव में, शहर में, हर जगह जहाँ भी हिंदुस्तान में एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, जो तालीम हासिल करना चाहता है, तो वो इस तरह के रिसोर्सेज को हासिल कर सके जो कि दिल्ली में बैठ के या जो बड़े बड़े शहरों में बैठ कर के लोग बनाया करते हैं, जो टीचर्स हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन ऐसा एक बहुत अहम कैंपेन था और अभी तक ये जारी है। हम इस कैंपेन के ज़रिए, जो हमारी सरकार है वो इस कैंपेन के ज़रिए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी,
डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करें जो कि किसी भी तरह का डिजिटल काम करना अगर उसे पड़े तो उसे कुछ सोचना ना पड़े। डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं और साथ ही हम नॉलेज इकोनॉमी को भी डेवलप करना चाहते हैं। ये दो ऐसे अहम इस तरह के अहम जुज़ थे इस डिजिटल इंडिया कैंपेन के। नॉलेज इकोनॉमी से यहाँ मुराद ये है कि हम एक इस तरह की इकोनॉमी बन के उभरना चाहते हैं और उभर रहे हैं जिसे कि डिजिटल रिसोर्सेज के ज़रिए अपने तमाम कामों को आसान करने का मौका मिला हो। अब एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो तालीम है, जो एजुकेशन का एरिया है, उसमें टेक्नोलॉजी ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल अदा किया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सर से पैर तक बदल देना। जब हम डिजिटल हो जाते हैं, कोई भी काम हम डिजिटल तरीके से करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को लायक समझते हैं, तो उस टाइम हमको एक तरह का की आज़ादी मिल जाती है। उस केस में हम जब भी जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, जिसके साथ लेक्चर्स में जुड़ना चाहते हैं, जिस टीचर के साथ बात करना चाहते हैं, इन टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज के ज़रिए हम वो बात कर सकते हैं, हम उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम जो इश्यूज़ थे, इन सब को डिजिटल इंडिया कैंपेन ने कवर करने की कोशिश की। डिजिटल इंडिया कैंपेन ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को, जो कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को भी इंश्योर करने की कोशिश की। ये एक तरह से वो तैयारी थी जो हमारी नई तालीमी पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके पहले से ही शुरू कर दी गई थी, ताकि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आए उस टाइम तक हमारी रेडीनेस हो, हम इतने तैयार हों कि अगर ये कहा जाए कि अब इस एरिया में टेक्नोलॉजी को ऐड करना है तो हम वो कर सकें। ऐसा ना हो कि हमें फिर 5 साल और इंतज़ार करना पड़े कि अगर हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्प्ले करना है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो अभी हमें इतने साल रुकना पड़ेगा। तो ये तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी, जो कि डिजिटल इंडिया कैंपेन के फॉर्म में, के नाम से ये इंडिया में चलाई जा रही थी। इस डिजिटल इंडिया कैंपेन ने एक रिलेशनशिप कायम की बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, और ये सिर्फ स्कूल के लेवल पे नहीं या सिर्फ कॉलेज के लेवल पे नहीं, ये ऑल दी लेवल्स ऑफ एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। हम लोग कभी कभी हायर एजुकेशन को टर्शियरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो शुरू से लेकर के जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है, हर एक लेवल पे ये जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है ये अपना काम कर रहा था। और इसको काम करने के लिए जो तमाम लोग हैं, जो जहाँ से भी पैसे की ज़रूरत थी, वो सारा कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। दूसरी बात जो इस चैप्टर नंबर 23 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है, वो ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत अहम है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे टीचर्स की कैपेबिलिटीज़ को, उनकी क्रिएटिविटी को सामने लेके आ पाएँ, क्योंकि टीचर्स के अंदर ही ये खूबी होती है कि वो एक स्टूडेंट को एक कामयाब बिजनेसमैन में, एक एंटरप्रेन्योर में, एक साइंटिस्ट में या डॉक्टर में या इंजीनियर में तब्दील कर सकते हैं, उसकी शख्सियत को निखार सकते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम टीचर्स को नहीं इसमें शामिल करेंगे तो ये जो हमारा सारा एक एम है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। टीचर्स की क्रिएटिविटी को वहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत को समझा गया और ये भी कोशिश की गई कि किस तरीके से हम टीचर्स को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकें। स्मार्ट से मेरी मुराद जो फ़िज़िकल ब्यूटी या फ़िज़िकल स्मार्टनेस उससे नहीं है। स्मार्ट का मतलब मेरा कहने का ये है यहाँ पे कि एक टीचर जब स्टूडेंट उसके पास अप्रोच करता है कि सर मुझे ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना नहीं आ रहा, या मुझे ये
वेबसाइट में समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ें ढूंढूं, या मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, या मैं एक सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप करना चाहता हूं, या मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है इसको यूज़ करना चाहता हूं, तो टीचर के पास उसके लिए जवाब हाजिर हो। यानी कि टीचर्स को भी हम टेक्नोलॉजी सेवी बनाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नए उभरते हुए टीचर्स ही, बल्कि वो टीचर्स जो सिस्टम का पार्ट हैं और बहुत सालों से सिस्टम का पार्ट हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, अडॉप्ट करें। दोनों ही चीज़ें करनी ज़रूरी है। अगर हम अडेप्ट करते हैं तो वो चीज़ को हम अपने तई अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि वो हमारे यूज़ की हो जाए। ये टीचर्स का शुमार और या टीचर्स को शामिल करना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। ये कहती है इसके आगे कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो तकनीक है उसे, या स्मार्ट बोर्ड्स, हैंड हेल्ड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम किसी भी हैंड हेल्ड डिवाइस या जैसे कि टैबलेट हो, मोबाइल फ़ोन हो, या इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हों, या फिर इस तरह के कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि अडेप्टिव हों। हमारे माशरे में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें किसी भी प्रॉब्लम की वजह से दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, या उन्हें किसी तरह का भी जिसे हम दिव्यांगता कहते हैं वो है। तो उस केस में हमारे पास तकनीक के इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इन्हें हम अडेप्टिव कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ भी कहते हैं। एडेप्टेशन किया गया होता है, मतलब इन कंप्यूटर टेक्निक्स को बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बदल दिया गया होता है, उसके हिसाब से बना दिया गया होता है। इन तमाम चीज़ों का टीचर्स को ट्रेनिंग देना और उनको इससे वाबस्ता कराना कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका टीचर्स स्टूडेंट्स तक लेके जा सकें। इसके अलावा जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो हर चीज़ जो कि फ़िज़िकली आप इस्तेमाल करते हैं वो हार्डवेयर में आता है। वो हर चीज़ जो उन हार्डवेयर्स का दिल होता है, यानी कि वो चीज़ें जो आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, वो तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, वो तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। इन दोनों ही चीज़ों से और फिर उसके इस्तेमाल करने के तरीके से भी टीचर्स को हम पूरी तरह से अपडेट कराएं, ताकि वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स के सामने ऐसा ना महसूस करें कि उन्हें ये नहीं आता। उनके लिए भी ये एक आसान चीज़ हो, वो भी अपनी जो दिन भर की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। जब वो उसे खुद यूज़ करेंगे तो उसको कैसे यूज़ करना है ये चीज़ बच्चों को भी समझाएंगे और उन्हें भी बताएंगे। ये तो था दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जो ये चैप्टर नंबर 23 कहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये करता है कि जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, इन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से सरकार के लेवल पे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें, इस चीज़ को चेक करने के लिए, इसको मॉडरेट करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसी सेंट्रली गवर्नड बॉडी होनी चाहिए जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी हो। इसके पास इतनी ऑटोनॉमी हो कि वो अपने हिसाब से फ़ैसले ले सके, मगर एक ऐसी बॉडी हो जो इन तमाम तरह के इम्प्लीमेंटेशंस की निगहबानी कर सके। तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है इस चैप्टर में, तीसरा पार्ट है, वो ये कहता है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी जिसका नाम नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, शॉर्ट में NETF, इसे हम बनाएंगे, इसे सरकार बनाएगी। और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का या इस बॉडी का ये काम होगा कि वो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, किस चीज़ के बारे में ये आइडियाज़ होंगे, टेक्नोलॉजी को
के ज़रिए लर्निंग को या पढ़ने की जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने, उसे एनहांस करने के बारे में जो आइडियाज़ हैं उनको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और इसी तरह से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करने के लिए ये बॉडी अपना काम करेगी, NETF अपना काम करेगी। इसके अलावा ये जो NETF है ये तमाम तरह की प्लानिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा स्कूल के लेवल पे और हायर एजुकेशन यानी कॉलेज के लेवल पे हर जगह जो टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट है या असेसमेंट है या प्लानिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब से रिलेटेड तमाम फैसले लेगी और उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। NETF का एक एम ये भी है कि वो जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको अपने फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी इन डिसीजन मेकिंग, ताकि वो जो इदारे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और टेक्नोलॉजी का भी उसमें शुमार है, लीडरशिप से रिलेटेड हैं या फिर वो नॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, उन इदारों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है तो वो किससे आकर सलाह लेंगे? वो होगा NETF यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसके अलावा जो लेटेस्ट रिसर्च होगी, लेटेस्ट नॉलेज और उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज होंगी जो किसी भी लेवल पे हो रही हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो रही हों, सेंट्रल लेवल पे हो रही हों, किसी भी लेवल पे हो रही होंगी, वो तमाम रिसर्चेज को बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे ये इदारा NETF सबके साथ शेयर करने और करवाने का काम भी करेगा। क्योंकि अगर हम रिसर्चेस कर रहे हैं और उसको हम अपने तक ही महदूद रखते हैं तो उससे दूसरों का फ़ायदा नहीं होगा, फिर उन रिसर्चेस को करने में लगी मेहनत रायगा चली जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई रिसर्च हो रही है तो वो तमाम ऑडियंसेस तक पहुँचे और इसके लिए भी NETF अपना काम करेगा। अब ये जो काम करने वाला है NETF, जो इस चैप्टर में ज़िक्र किया गया है, वो उन्होंने बहुत ही सलीके से, डिस्क्रीट तरीके से यहाँ पे जिक्र किया है। पहला है टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये इदारा तमाम तरह की तहकीक करेगा और उसके बिना पे, उस तहकीक के बिना पे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को सलाह देगा कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि द NETF विल बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या मतलब इसका? कि हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे और यानी कि एक पर्सनल लेवल पे, स्टूडेंट्स के लेवल पे शुरू करके इंस्टीट्यूशनल लेवल तक, स्टूडेंट्स जहाँ पढ़ते हैं उन इंस्टीट्यूशंस के लेवल तक हम जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैपेसिटीज़ हैं उनको बिल्डअप करने का काम करेंगे, जो कि NETF का एक अहम काम होगा। तीसरा काम जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन्विजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन दिस डोमेन, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट मतलब हम ख़ास तौर से स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि इस एरिया में काम करें तब हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। तो ये उन एरियाज़ को इन्विजन करेगा, यानी उन एरियाज़ को पहचानने का काम करेगा। जो चौथा काम NETF का बताया गया है वो ये है कि ये इनकी ज़बान में आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शंस फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी कि रिसर्च और इनोवेशन में नई नई दिशाएं, नए नए डायरेक्शंस में काम करने के लिए ये इदारा जो फैसिलिटेशन का काम है वो करेगा। ऐसे नए नए एरियाज़ में रिसर्च और इनोवेशन को आगे लेकर के जाने का काम NETF करेगा। अगली बात जो कही गई है, जो कि पैरा नंबर 4 23वें चैप्टर का है, जिसमें कहा जाता है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एरिया है वो बहुत फास्ट चेंजिंग है, उसमें बड़ी जल्दी जल्दी तब्दीली आ रही है। हर नया दिन एक नई तब्दीली, एक नए डेवलपमेंट के साथ आता है।
तो ये जो NETF है ये इस बात को मेंटेन करेगा, इस बात के लिए ये मेंटेनेंस का काम करेगा कि एक बहुत ही रेगुलर इनफ्लो हो। इनफ्लो का मतलब अंदर आए चीज़ें, किस चीज़ का? ऑथेंटिक डेटा का। क्योंकि हमारे देश में एक ये भी प्रॉब्लम है, कई बार हमारे पास फॉल्स डेटा आ जाता है और फेक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो NETF का ये भी काम है कि वो ऑथेंटिक डेटा के इनफ्लो को मेंटेन करेगा, अलग अलग सोर्सेस से उन डेटा को टैली किया जाएगा ताकि सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और इस सही इन्फॉर्मेशन के बिना पे जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, और वो लोग जो अलग अलग तरह के नए नए काम कर रहे हैं, नई नई रिसर्चेस कर रहे हैं, वो रिसर्चेस बेहतर तरीके से कर पाएँ। इस तरह का डेटा इनफ्लो इस बात को भी सपोर्ट करता है कि कैसे हम जो प्रैक्टिस है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ है लोगों की, उसमें भी हम टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा हम तरजीह दें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल हो। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कोशिश सरकार ये करेगी कि वो चीज़ जो ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा अहमियत दी जाए, ज़्यादा तरजीह दी जाए। NETF के बारे में ये पैराग्राफ एक बात और भी कहता है कि ये बहुत सारे रीजनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स वगैरह भी कराएगा, जिससे कि तमाम हिस्से में, देश के हर खित्ते में, हर एक एरिया में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। जो एजुकेशनल रिसर्च के इंटरनेशनल नेशनल इदारे हैं उनसे लोगों को बुला करके ये इन कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप में बहुत सारे सेशंस करवाएगा, ताकि वो तमाम प्रैक्टिसेस जो पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं उससे हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं वो भी उसकी जानकारी को हासिल कर सकें। अब आते हैं जो पैराग्राफ नंबर 5 है 23वें चैप्टर का। ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं उनका पर्पस ये भी है कि वो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस के साथ साथ इवैल्यूएशन की प्रोसेस को भी बेहतर करे। टीचिंग और लर्निंग तो हम कर लेते हैं, उसमें हमने रिसोर्सेज भी यूज़ कर लिए, लेकिन जब उसको चेक करने की बात आती है, इवैल्यूएशन की बात आती है, तब वहाँ पे हमें वापस टेक्नोलॉजी की तरफ देखना होता है। और अगर हम देख करके टेक्नोलॉजी से बेहतर उम्मीद हम जो रखते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी हमें उस उम्मीद को पूरा करती है, तो इवैल्यूएशन की प्रोसेस बेहतर हो जाएगी। इससे टीचर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि बच्चे के डेवलपमेंट में या बच्चे का जो नॉलेज अटेनमेंट है उसका लेवल कैसा है। और जब वो इस चीज़ को पहचान लेगा तो उस केस में टीचर जो है वो स्ट्रीमलाइनिंग कर पाएगा, वो ये स्ट्रेटजी बिल्डअप कर पाएगा, वो प्लानिंग कर पाएगा कि अगर एक बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके तवज्जो की, तो वो दे पाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है वो इस बात के लिए भी टीचर्स की हेल्प करेगा कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, उनको इवैल्यूएट कर सकें, और इसके हिसाब से वो अपनी फ़र्दर प्लानिंग कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें अपनी तमाम एजुकेशनल प्रोसेसेस का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो 23वां चैप्टर है उसका 6ठा पैराग्राफ एक बहुत अहम बात करता है। वो ये बात है कि अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट पहलुओं पे बात की गई है, उन सब पहलुओं को अमल में लाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, जिन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, उन सॉफ्टवेयर्स को हम किस तरह से डेवलप करेंगे और उन्हें किस तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स तक, हर एक लेवल पे के जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उन तक कैसे पहुंचाएंगे, इस बात को भी हमें इंश्योर करना है। ये तमाम सॉफ्टवेयर सिर्फ अंग्रेज़ी में ही नहीं, तमाम ज़बानों में, और ख़ास करके जो हमारी 22 भाषाएं हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल का हिस्सा हैं, उनमें तो सबसे पहले ये तमाम सॉफ्टवेयर इन तमाम भाषाओं में अवेलेबल कराए जाएं, और जिससे कि
गांव शहर हर एक जगह पे बैठा हुआ बच्चा, चाहे वो एक ऐसा बच्चा हो जिसके पास तमाम रिसोर्सेज हों, वो हर काम कर अपने आप कर पाता हो, या एक दिव्यांग बच्चा, ऐसा बच्चा जिसे किसी तरह की कोई परेशानी है, हर एक बच्चे के हिसाब से इन सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसफॉर्म करके तब उसको पहुंचाया जाएगा, और ताकि जो बातें कही गई हैं, जो सपने देखे गए हैं, उन सपनों को हम इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए अमल में ला सकें। अब एक बात यह है कि कौन करेगा इस काम को, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। हमने बता दिया ये करना है, इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए करना है, लेकिन करेगा कौन? इस चीज़ के लिए जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेंशन करती है, बाकायदा दस्तावेज़ उसको के में शामिल किया गया है, उनमें जिन इदारों का नाम है, पहला नाम है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और उसी का एक जुज़ है CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसका फुल फॉर्म है, और NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये वो बॉडीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे रिसोर्सेज को हर एक भाषा में, इवन रीजनल लैंग्वेजेस में बनाएंगे, डेवलप करेंगे, और एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिसका नाम है दीक्षा। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं तफसील से बात करूंगी, इसके ऊपर हम लोग एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। दीक्षा प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बना दिया गया है कि ये जो इदारे हैं NCERT, CIET, CBSE और NIOS, ये जिन रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे उन रिसोर्सेज को अपलोड कर दिया जाएगा, और इन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, यानी दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, हर टीचर को, हर स्टूडेंट को, हर एक टीचर एजुकेटर को अपने इस्तेमाल का कंटेंट मिलेगा, जिससे कि वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकेगा और अपनी पढ़ाई भी कर सकेगा। CIET को एक और काम भी दिया गया है कि वो इस चीज़ के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करे, उन्हें मजबूत बनाए, जिससे कि वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना करके उसे अपलोड करने के लिए आगे आएँ। इस चीज़ को प्रमोट करना कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे बनाया गया है कि इसके ऊपर कंटेंट को डाला जाए, तो अब लोग आगे आएँ, कंटेंट को बनाएं, और बेहतर कंटेंट बना करके इस दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको डालें। सूटेबल इक्विपमेंट की बात भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ करता है कि जब हम इन चीज़ों को बना रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमको बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट की, उन तकनीकी ज़रायों की ज़रूरत होगी जिनके ज़रिए हम रिसोर्सेज को बना सकें। तो इस चीज़ के लिए भी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि दीक्षा और स्वयं की बात भी हम लोग करेंगे तफसील से। दीक्षा और स्वयं जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक तमाम जो एजुकेशनल लेवल्स हैं उनको कवर करने के लिए जो कंटेंट है उसे डिसेमिनेट करने में हेल्प कर सके, उसे दूसरों तक पहुंचाने में गवर्नमेंट की हेल्प कर सके, जिसके ज़रिए जो कंटेंट की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। और एक बात और, अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे किसी रिसोर्स को डाल दिया गया है और जो ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ के बारे में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होता है या ज़रा सा भी उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स में कोई कमी है, तो वो फीडबैक भी इन प्लेटफॉर्म्स पे डाला जा सके। इन प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट हो वो बहुत बार चेक किया गया हो, ताकि अव्वल तो ये परेशानी आए ही ना। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर या स्टूडेंट या कोई भी है जिसे लगता है कि इस कंटेंट में कोई खामी है, तो वो उस खामी को फीडबैक के तौर पे दे सके। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जा रहा है दीक्षा और स्वयं के नाम से, और उसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आगे चल कर के लेके आएंगे। अभी आप डॉक्टर इरम से नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी के सिलसिले में तफसीलात सुन रहे थे और बहुत ही तफसील से उन्होंने एक एक नुकात को गिन करके बताया है कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, कैसे इसका नफाज होगा, और उन तालीमी इदारों का नाम भी लिया है जैसे NCERT है, CIT है, कि ये ज़िम्मेदार ऐसे इदारे हैं जो इसको नाफिज करेंगे और या इसके नफाज में अहम रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो में आई, आकर के इतनी अच्छी गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया।